गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप 440 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और 2025 में हम चौथे नंबर पे रैंक कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे जापान, उसके बाद यूएसए और फिर चाइना। हमारी इक्विटी मार्केट का पेनिट्रेशन सिर्फ 8% है। वहीं जापान का 55 से 60%, यूएसए का 45 से 50% और चाइना का 15 से 20% है। अब जरा ये सोचिए कि 8% से 20% में कितना बड़ा ग्रोथ होगा। इसी ग्रोथ स्टोरी में एक कंपनी है, बिलियनियर गैरेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रेवेन्यू पिछले साल 45% से बढ़ा है, अपना आईपीओ लेके आ रही है। अपने आईपीओ का साइज इन्होंने 6600 करोड़ के लगभग में रखा है। तो क्या ये एक इंटरेस्टिंग राइड हो सकता है? तो चलिए जानते हैं। The Finreason Invest Small. तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 4 नवंबर को और ये क्लोज हो रहा है 7 नवंबर को। लिस्टिंग डेट इसकी नवंबर 12 को होने जा रही है। इशू प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 150 शेयर का रहेगा। टोटल इशू साइज 6632.30 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पे हो रही है। इसमें से ऑफर फॉर सेल भी है। पिछले जो पुराने इसके इन्वेस्टर हैं वो 5572.30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लेके अपना एग्जिट लेंगे या फिर अपना शेयर डाइल्यूट करने वाला है। हमें कितना पड़ेगा एक लॉट का? तो हमें पड़ने वाला है एक लॉट का 15,000 रुपया। तो चलिए देखते हैं कि ये बचे हुए पैसे का क्या यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये इन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंसिव में किया है। ब्रांड बिल्डिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्टिविटी में 225 करोड़ के अराउंड में। और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये अपने एक सब्सिडरी फंड में, जीसीएस के नाम से। एक एनबीएफसी है जो कि क्रेडिट देती है कंपनी को। कंपनी का पूरा नाम अगर हम बात करें तो ग्रो क्रेडिट सर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। और ये इसमें अपना 205 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं दूसरा इन्वेस्टमेंट एक और सब्सिडरी फर्म में कर रहे हैं जो मटेरियल सब्सिडरी है। मटेरियल सब्सिडरी का मतलब होता है जिसका जो सब्सिडरी कंपनी है उसका मेजर रेवेन्यू मतलब अराउंड 10% से ऊपर में हमारी कंपनी जो है बिलियनियर गैरेज प्राइवेट लिमिटेड इसमें है। रेवेन्यू में 10% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन रहता है तभी मटेरियल सब्सिडरी वो कहलाती है। अब ये कंपनी क्या करती है, मार्जिन ट्रेडिंग का जो फैसिलिटी होता है वो प्रोवाइड करती है। कितना अमाउंट करती है? 167.50 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। चौथा, ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं टुवर्ड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। उसमें 152.50 करोड़ के अराउंड में कर रहे हैं। बचे हुए पैसे का ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में करेंगे। तो चलिए कंपनी के एक प्रोफाइल में जानते हैं। कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और प्रमोटर इसमें ललित केसरी, हरीश जैन जो कि सीईओ हैं, नीरज सिंह सीटीओ और ईशान बंसल सीएफओ हैं। ये सारे के सारे ना पहले फ्लिपकार्ट में काम करते हैं और इन्होंने ग्रो को स्क्रैच से बनाया है। प्रोडक्ट इन्हें क्या करते हैं, तो ये स्टॉक देते हैं, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ईटीएफ और डेरिवेटिव, ये सारे सेगमेंट में करते हैं। और अब इन्होंने गोल्ड भी इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड ट्रेडिंग के लिए। प्रोडक्ट का यूसेज क्या है, तो रिटेल क्लाइंट को ये हेल्प करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ना म्यूचुअल फंड से अपना शुरुआत किया था। म्यूचुअल फंड का ये ट्रेडिंग करते थे। देन धीरे धीरे स्ट्रैटेजिकली ये मूव हुए अपना स्टॉक की तरफ, फिर डेरिवेटिव की तरफ, फिर आईपीओ की तरफ और अब तो ये गोल्ड भी कर रहे हैं। यूएसपी क्या है, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी लेट मोबाइल है। मोबाइल में किसी भी तरह का ये काम कर सकते हैं हम उसमें जा करके। वो सारा टेक्नोलॉजी इन्होंने अपना इन हाउस ही डेवलप किया है। तो चलिए अब कंपनी के एक नज़र फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो टोटल इनकम कंपनी की जो रही है 4,061 करोड़ रही है। वहीं मार्च में 2,795 करोड़ और 23 में 1,260 करोड़। तो कंपनी ने लगातार ग्रोथ किया है। इबिटा में देखें तो इबिटा इस साल जो था 2,171 करोड़, पिछले साल ये लॉस में थे, -780 करोड़। और 31 मार्च 2023 को 398 करोड़ था। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम रिप्लिकेट कर रहा है कहानी को। 1,824 करोड़ का इस साल का प्रॉफिट है, पिछले साल 805 करोड़ का लॉस और 31 मार्च 2023 में 457 करोड़ का प्रॉफिट। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि 805 करोड़ का मतलब 23 से 24 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको लॉस हुआ डिस्पाइट इसके कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो एक्चुअली ना इन्होंने अपना जो
कंपनी लिस्टिंग करने के पर्पज से इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए से इंडिया में शिफ्ट किया था, और उसकी वजह से इनको वन टाइम टैक्स देना पड़ा था 1340 करोड़ रुपए का। इस वजह से 24 में हमें लॉस दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल लॉस है नहीं। वो 1340 करोड़ टैक्स देने की वजह से इनका 805 करोड़ का लॉस आया। नेटवर्क की बात करें तो इनका नेटवर्क लगातार इंक्रीज किया है। टोटल बोरिंग में भी ठीक ठाक है, बोरिंग नेग्लिजिबल के अराउंड में। चलिए कंपेयर करते हैं 24 से 25 में क्या रहा। तो 24 से 25 में लास्ट ईयर की तुलना में इनका जो सेल्स में ग्रोथ है वो 45%, प्रॉफिट में ग्रोथ 327%, और डेट इक्विटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.09% है। आरओई शानदार है, लगभग लगभग 37.5% के अराउंड में है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट में जो ग्रोथ है 327%, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन कर रहे हैं, और हम पिछले साल में हमने देखा कि 805 करोड़ का लॉस है। अगर हम उस 1340 करोड़ को इस 805 में जोड़ दें तो ये प्रॉफिट में ग्रोथ जो आएगा एक्चुअली में 241% का आएगा। चलिए पीर कंपैरिजन करते हैं इस कंपनी का। अब हमारी कंपनी का जो पी रेशियो आ रही है, ये पोस्ट आईपीओ का पी रेशियो है, ये 40 के अराउंड में आ रहा है, लगभग 41 मान लेते हैं। वहीं पे बाकी सारी कंपनियों को आप देखिए तो इससे कम ही है, और लार्ज प्लेयर है। डिटेल्स में अगर देखें तो रेवेन्यू बिलियनियर गैरेज जो कि फॉर्मली ग्रो के नाम से ऐप हमारे पास है, वो 4061.65 करोड़ के मिड रेंज वैल्यू के पीर में आ रहा है। हायर साइड में 361 WM है और IIFL कैपिटल है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन भी है। पी रेशियो का जो बात करें तो हमने देखा कि 41 के अराउंड में है, और पीर्स का सबका मोस्टली कम ही है। आरओई में देखें तो आरओई भी बहुत ही कम है हमारी कंपनी का, ग्रो का 6.31%, सिग्निफिकेंटली लोअर है पीर्स की तुलना में, जो कि रेंज कर रहा है 20 से 32% के अराउंड में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन न्यूबमा करके जो कंपनी है उसका 53%, और ये अपना 361 का देखें तो 361 का 65% है, वहीं मोतीलाल ओसवाल का 55% है। पूरी इंडस्ट्री का जब हम एवरेज की बात करें तो पूरी इंडस्ट्री का एवरेज ही मैंने निकाला तो ये 17 के अराउंड में बैठ रहा है। उस हिसाब से तो ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन लग रहा है। चलिए इसके पिछले साल के ईपीएस मैट्रिक्स पे देखते हैं तो प्री आईपीओ ईपीएस 3.01 पर शेयर है, और पोस्ट आईपीओ 2.45 है। और इंडस्ट्री पी रेंज ना 41 कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है, स्पेशली तब जब आरओई सिर्फ 6.31% है, और पी रेंज हम देखेंगे तो लगभग 25 से 30 में ही बैठ रहा है। अगर हम इसका थोड़ा सा आरओई बढ़ा देते हैं, मान के चलते कि 281% का हाँ इन्होंने ग्रोथ किया है पैट में, तो आरओई आगे चल के अच्छा होगा। तो अपर साइड में भी 25 से 35% ही हो रहा है। बिलियन जो ग्रोथ है ये पी 42 के साथ रिड्यूस करके अगर 25 से 32 रेंज तक अगर इनको लाते ना तो कंपनी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आती। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि यह ग्रोथ रेट हमेशा 45% का सेल्स में ग्रोथ रेट और 281% के अराउंड में पैट में ग्रोथ रेट, ये हमेशा ऐसा सोचेंगे और इस हिसाब से ये ला रहे हैं, तो शायद ये हो सकता है कि अपनी जगह सही हो। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 25 से 32 के ही रेंज में होने वाला है, और उस हिसाब से फेयर वैल्यू एस्टिमेट जो होगी 61 से 79 रुपीज़ के अराउंड में ही होगी। पहले हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। तो 30 अक्टूबर को ग्रे मार्केट में ये प्रीमियम 15% से इंक्रीज है, जो कि मार्केट मान रहा है कि हाँ सबके पास है, ब्रांड रिकॉल बहुत ज़बरदस्त है इनका, इस वजह से सभी मान के चल रहे हैं कि ये आगे कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए 115 के अराउंड में। चलिए स्वैट एनालिसिस देखते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें हम सबसे पहले, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। ग्रो का ब्रांड बहुत पॉपुलर है, स्पेशली न मिलेनियंस के अंदर, जिसका मार्केट शेयर अब धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ रहा है। मैसिव यूजर बेस है, करीबन 12 मिलियन लोग, 1.2 करोड़ के अराउंड में एक्टिव यूजर हैं, जिसने रेवेन्यू और ब्रांड लॉयल्टी दोनों को ग्रो किया है। प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन, डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के कारण इनका ऑपरेटिंग मार्जिन शानदार है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में ये कॉन्टिन्यूस टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से भी कंपिटिटिव एज बना रहे हैं। वहीं अगर वीकनेस की बात करें ना तो ब्रोकरेज सर्विस में इनका जो रेवेन्यू है वो 84% के अराउंड में है,
वहीं से आ रहा है। अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी में किसी तरह का डिक्लाइन होगा तो ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सिस्टम्स रिस्क और साइबर सिक्योरिटी दोनों रिस्क है इनके पास। टेक रिलायंस पूरी तरह से इनका टेक रिलायंस है। अगर उसमें साइबर सिक्योरिटी में ब्रीच होता है तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने की उम्मीद है। मार्केट वॉलेटिलिटी डिपेंडेंसी है। मार्केट डाउनटर्न और पॉलिसी चेंज से बिजनेस में डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहीं अपॉर्चुनिटी का अगर देखें तो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से इनकम और सेविंग दोनों बढ़ रहा है और ये दोनों ही इनके पक्ष में है। वहीं डिजिटल इकोसिस्टम का एक्सपेंशन करके ये म्यूचुअल फंड से शुरुआत करके अब लोन इंश्योरेंस जैसे न्यू वर्टिकल में भी फोकस कर रहे हैं। अभी फिलहाल में ही इन्होंने एएमसी भी अपना लाया है। ग्लोबल और डोमेस्टिक ग्रोथ दोनों ही कहानी ये कह रही है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक सेक्टर एक्सप्लोसिव ग्रोथ करने वाले हैं। वहीं हम कंपनी के थ्रेट की बात करें तो रेगुलेटरी रिस्क इसमें है। किसी भी तरह का रेगुलेटरी अगर रिस्क रहता है, सेबी और अदर रेगुलेशन के स्ट्रिक्ट रूल और चेंजेस बिजनेस से प्रेशर इनके ऊपर रहता है। मार्केट वोलेटिलिटी और कंपटीशन दोनों है। मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे प्लेयर ना इंटरनेट के मतलब जो नए प्लेयर हैं वो अगर आते हैं मार्केट में तो उनके ऊपर भी प्रेशर आता है कि हाँ वो नया नया प्रोडक्ट इनोवेशन करें जो हमारे जैसे यूजर्स के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इनके लिए चैलेंजिंग रहेगा। कस्टमर चयन, कस्टमर का लॉयल्टी कब तक इनके साथ बना रहता है, ये सबसे बड़ा बात है। अच्छी बात है ये है कि इनका लॉयल्टी अभी पिछले 3 साल में 80% के अराउंड में कस्टमर रिटेंशन रेशियो है, जो इनके लिए काफ़ी ही बढ़िया है। अगर कुल मिला के बात करें तो हम लास्ट डे के जीएमपी और सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से ही हमें इसमें लिस्टिंग का देखना चाहिए, तभी जाके ही आईपीओ में अप्लाई करना पूरा लॉजिकल लगता है। नहीं तो उससे पहले कोई मतलब नहीं बनता कि हम प्री आईपीओ में जाकर के लॉजिकली उसमें अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।